हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अन अकेडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। एंड इस समय रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 20% आपको ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी और डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर आप घंटी मिलाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 0% ईएमआई के साथ आप अपनी अनअकैडमी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो हियर टू हेल्प यू, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो 2024 फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर ये सब टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप इनके थ्रू भी अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग नहीं है, आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, यू नीड टू वर्क अपॉन इट, तो डोंट वरी, यहाँ पर एक और कोर्स है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको आपके बेसिक्स क्लियर लगने लगेंगे, एनसीईआरटीज आपकी सारी कवर हो जाएंगी, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कवर किया था। आज हम अलग अलग स्टेट्स की जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको देखने वाले। तो आरटीआई एक्ट को जब हम कवर कर रहे थे, हमने ये देखा था कि आरटीआई एक्ट 2005 से ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का क्रिएशन हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ। बट इसके साथ साथ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनको भी बैकिंग इस पर्टिकुलर एक्ट से ही मिली, उनकी स्टैब्लिशमेंट भी इस पर्टिकुलर एक्ट से ही होती है। एंड लाइकवाइज और सब स्टेट्स ने अपनी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उनको फॉर्म किया, ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल कर। अब देखो, ये कैसी काइंड ऑफ बॉडी है, क्या काम करती है। जो काम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल लेवल पर कर रही थी, सेंट्रल अथॉरिटीज के रिगार्डिंग कर रही थी, वही काम जो स्टेट की पीएसयूज हैं, स्टेट की अथॉरिटीज हैं, उनके रिगार्डिंग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन करता है। एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंप्लेन्स एंड अपील्स को देखता है रिगार्डिंग दीज अथॉरिटीज एंड पीएसयूज। एंड ये एंटरटेन करता है इन सब कंप्लेन्स को, अपील्स को। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनसे रिलेटेड जो भी होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली देखता है, जो कि उस स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो इसके अंदर कवर होते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एंड इसके साथ साथ नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यहाँ पर होते हैं। पर ये जो नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये वैरी करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट में एक ही नंबर है, ये वैरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है। एंड इनको कौन अपॉइंट करता है, जो रिस्पेक्टिव गवर्नर होंगे उस स्टेट के, वो इनको अपॉइंट करेंगे, पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब इस कमिटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे ये आपको पता रहना चाहिए। प्रीलिम्स में यूपीएससी चाहे तो क्वेश्चंस इससे पूछ सकता है, ठीक है। एंड आपका इधर उधर थोड़ा सा भी हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि पहले से ही अपना याद कर कर चलो कि यहाँ पर कौन होता है इस कमेटी के अंदर। एक तो चीफ मिनिस्टर होते हैं एज द चेयरपर्सन, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको भी चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दें, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, वो इसके मेंबर होते हैं। अब देखो, एम लक्ष्मीकांत के अंदर ही पीछे ये लिखा गया है कि जहां पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली का रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वहां पर क्या होगा, जो लीडर होगा सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप का या पार्टी का, ठीक है, इन दी ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर इसका मेंबर बन जाए। अब ये कैसे इंसान होने चाहिए, ये जो भी इसके अंदर मेंबर्स हैं इस कमेटी के अंदर, कमीशन के अंदर, बेसिकली वो सब लोग होने चाहिए जिनके पास वाइड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लॉ के अंदर, साइंस के अंदर, सोशल सर्विस के रिगार्डिंग उन्होंने काम किया है, दे नो अबाउट द मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के बारे में उनको नॉलेज है, ठीक है, वो बेसिकली इसके मेंबर होते हैं। दे शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं होने चाहिए।
एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं होने चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, वो बेसिकली होते हैं। एंड दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं कि कोशिश करें कि कमीशन का भी पार्ट बन जाए और भी हम किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज रहे जिससे पैसे की कमी ना रहे, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप नहीं कनेक्टेड रह सकते हो, या फिर कोई बिजनेस अपना या फिर प्रोफेशन अपना आप परस्यू नहीं कर सकते। अब देखो, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर स्टेट के अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दे शुड होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अब देखो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि सेंट्रल लेवल पर तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कितना टेन्योर होगा कितना नहीं, पर स्टेट लेवल पर तो जब गवर्नर काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेट की हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो क्या हो कि इसमें क्या गवर्नर करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही से है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओनली डिसाइड द टर्म, चाहे वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हो या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का हो, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, उस बेसिस पर यहाँ पर उनका टेन्योर देखा जाएगा। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर ये है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं कि वो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है, तो एक पोस्ट ऊपर वो जा सकते हैं। बट ये भी ऑफिस पे अगर वो आएंगे, दे कैन नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन टोटल ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है 5 साल की, इंक्लूडिंग जो टर्म उन्होंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे कहीं ना कहीं वो उस ऑफिस में रहे हैं, उसको इंक्लूड कर कर यहाँ पर 5 साल देखे जा रहे हैं। अब गवर्नर चाहें तो चीफ ये जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है स्टेट के, इनको हटा सकते हैं, इनका रिमूवल हो सकता है। ग्राउंड वही है जो कि हमने सेंट्रल लेवल पर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन देखी है, ठीक है, उसके टाइम पर थे। पहला तो ये कि वो इंसान इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए एक ऑफेंस का इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर। मॉरल टर्पिट्यूड का वो इंसान नहीं होना चाहिए। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब ये है कोई शेमफुल एक्ट ना किया हो, कोई ऐसा काम ना किया हो जो कि डिग्निफाइड नहीं है, सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं आपको उससे आपको निंदा मिल रही है, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जाए। इसके बाद इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, तो मतलब एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी कोई काम कर रहा है और सोच रहा है बाहर भी मैं कोई काम कर लूं जिससे क्या हो, बाहर से भी पैसा आता रहे, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज नहीं कर सकते। इट विल बी टर्म्ड एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर अनफिट है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी माइंड एंड उनकी बॉडी, ठीक है, फॉर्मिटी में नहीं चल रही है, ठीक है, इनफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं माइंड से भी आपको इंसान अनफिट लग रहा है, बॉडी वाइज भी आपको अनफिट लग रहा है, तो ये एक रिमूवल का ग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा इफ ही इज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशियली हिज ऑफिशियल फंक्शंस, ठीक है, तो अगर उनकी ऑफिशियल फंक्शंस कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू हिज एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है। अब ये तो ग्राउंड्स हैं ही, इनके अलावा दो और ग्राउंड हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। पर यहाँ पर कंडीशन इन दोनों के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बेसिस पर रिमूवल को देखा जा रहा है, तो पहले तो इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। द गवर्नर हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इट इज मैंडेटरी, ठीक है, इट हैव टू रेफर दिस पर्टिकुलर केस टू द सुप्रीम कोर्ट। वहां पे इंक्वायरी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगा। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ द ग्राउंड ऑफ रिमूवल इज वैलिड, उसी के बाद जो बेसिकली गवर्नर है वो उनको हटा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम सैलरीज, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन की बात करें, तो एक इंसान चाहे वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, ठीक है, उनके डिसएडवांटेज में जब तक कि वो ऑफिस में है, उनके डिसएडवांटेज में उनकी सैलरी, अलाउंसेस ये सब नहीं हो सकती, बट दे कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज में नहीं हो सकती है। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, इनकी ड्यूटी है कि ये रिसीव करें,
ऑल्सो इंक्वायर करे कंप्लेन्स को, ठीक है। अब कौन कौन सी कंप्लेन्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है नहीं, इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कोई इंसान नहीं दे पाया है, सबमिट नहीं कर पाया है, ठीक है। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, वो कर ही नहीं पाए क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था ही नहीं, तो इस कंप्लेन को ये देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर उनको इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज कर दिया गया है जो कि उनको रिक्वेस्ट उन्होंने कहीं ना कहीं करी थी, ठीक है, ये एक कंप्लेन देखी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी इंसान को रिस्पॉन्स नहीं मिला है टू द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, जैसे कि ज़्यादातर 1 महीना होता है, उस स्पेसिफाइड टाइम में कहीं ना कहीं उनकी जो रिक्वेस्ट थी, ठीक है, उसको एंटरटेन नहीं किया गया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया, ये एक कंप्लेन को देखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर फीस चार्ज अनरीजनेबल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे अच्छा हमने क्वेश्चन पूछा, हमारे ऊपर ही बर्डन पड़ गया पैसे देने का, ठीक है, फीस हमारे ऊपर लग गई, ठीक है, इनके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं देखेंगे ये कंप्लेन को। इसके बाद हु थिंक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग है, फॉल्स है। अगर ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने सीख करनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड तो मिला बट वो रिस्पॉन्ड मैनिपुलेटेड है और मिसलीडिंग है, फॉल्स है, गलत डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कंप्लेन भी कौन देखेगा, वो जो पर्टिकुलर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो देखेगी। इसके अलावा कोई भी अगर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैटर आता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का हक छीना गया है, ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का उनको हक है अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर वो कहीं ना कहीं छीन लिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो मैटर है, अगर स्टेट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसको देखने वाली। इसके अलावा कमीशन क्या कर सकती है, कुछ मैटर्स के अंदर स्वो मोटो बेसिस पर भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी बैठा सकती है। ऐसा नहीं है कि पटिशन, अपील्स, इन सब की ही जरूरत है, अगर लग रहा है इनको कि नहीं हमें इंटरवीन करने की जरूरत है तो ये वो कर सकते हैं। वाइल इंक्वायरिंग कमीशन के पास पावर है एक सिविल कोर्ट की, ठीक है। सिविल कोर्ट की पावर का क्या मतलब है, जब मन चाहे किसी पर्टिकुलर इंसान को सामने पेश करवा सकते हैं, समन कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि आप ऑरली अपना बयान दो या फिर रिटन एविडेंस दो, ठीक है, ऑन ओथ, या फिर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर एक पर्टिकुलर थिंग को हमारे सामने पेश करो, ठीक है। वो अगर किसी केस को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी कंप्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उन्हें अपने सामने मंगवाना पड़े, किसी पर्टिकुलर थिंग को, किसी पर्टिकुलर इंसान के बयान को कहीं ना कहीं लेना पड़े, तो वो चीज़ ये कर सकते हैं, इसलिए सिविल कोर्ट की पावर है। इसके अलावा डिस्कवरी या इंस्पेक्शन होना हो किसी डॉक्यूमेंट का, रिसीव करना हो एविडेंस होना, एफिडेविट, या फिर कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है, किसी कोर्ट से रिलेटेड या फिर किसी पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको मंगवा सकते हैं। समन कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या फिर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, या फिर एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये सब वो कर सकते हैं वाइल इंक्वायरिंग अ पर्टिकुलर केस। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ अ कंप्लेन कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को वो एग्जामिन कर सकते हैं, अपने सामने पेश करवा सकते हैं जो कि उस पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर आता है, एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, सामने आपको पेश करना ही पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ फॉर एन एग्जामिनेशन। अब देखो कमीशन के पास पावर है टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को कुछ डायरेक्शंस कहीं ना कहीं ये जो कमीशन है वो दे सकती है कि आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक नहीं करी है, लोग सीख कर रहे हैं, ठीक है, आरटीआई लग रही है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो। इसके अलावा कह सकते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्यों नहीं है आपके पास, उसको अपॉइंट करो। पब्लिश करवाना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आना है तो उसको पब्लिश करवा सकते हैं। इसके अलावा मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है विद टाइम, तो उसको देखना, मैनेजमेंट कैसे होगा इन रिकॉर्ड्स का, कैसे मेंटेन किया जाएगा इन रिकॉर्ड्स को, ये सबको देखना। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, राइट टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ये देखते हैं। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट को सीक करना फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट, कि आपने कितना, आप इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ साथ चले हो,
ठीक है, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, कितना आपने माना है, ठीक है, किन ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं आप चले हो, ठीक है, ये सब चीजें। रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस या अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट। अब देखो किसी पब्लिक ऑफिशियल की वजह से कोई एप्लीकेंट जो है, ठीक है, जो बेसिकली कंप्लेन अपनी सामने लेकर आ रहा है, ठीक है, उसको लॉस हुआ है विद टाइम, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो उसको कंपनसेशन भी तो प्रोवाइड करोगे, तो उसके रिगार्डिंग ये देखता है। इम्पोज करना पेनल्टी को अंडर दिस एक्ट, ठीक है, अगर जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो कमीशन क्या कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर डे अप टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000 पर डे, ठीक है, तो इतना भी लग सकता है पेनल्टी। एंड इट कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एरेंट ऑफिशियल, कि आप इसके रिगार्डिंग क्या करो, एक्शंस को लो, क्योंकि इस ऑफिशियल ने अच्छे से अपनी कैपेसिटी में काम नहीं किया है। रिजेक्टिंग दी एप्लीकेशन, इसके रिगार्डिंग देखना, ठीक है, तो ये सब पावर्स हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेट इंफॉर्मेशन के पास, कि वो पब्लिक अथॉरिटी को ये सब करने के लिए कह सकते हैं। द कमीशन सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एक्ट का इसके रिगार्डिंग, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या करती है, फिर फर्दर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करती है। एंड पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ना नुकुर कर रही है, एक्ट के साथ साथ नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं एक्ट को वॉयलेट कर रही है, तो कमीशन रेकमेंड कर सकता है स्टेप्स को, जिससे क्या करें, प्रमोट किया जा सके कन्फर्मिटी, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए एक्ट को, ठीक है, इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। अपने साइड से इन लेक्चर सीरीज को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इन लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो वेलकम, एंड आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे, आपको एम लक्ष्मीकांत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाए। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।